नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान की पारंपरिक लोक संस्कृति और हस्तकला को राष्ट्रीय मंच देने वाला राजस्थानी तीज उत्सव 2025 नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ प्रारंभ हुआ। इस उत्सव का विधिवत शुभारंभ राजस्थान के मुख्य सचिव और मुख्य आवासीय आयुक्त सुधांशु पंत द्वारा किया गया। यह सप्ताह भर चलने वाला उत्सव 30 जुलाई तक चलेगा और इस अवसर पर आयोजित हस्तशिल्प मेला, फूड फेस्टिवल, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से दिल्ली वासियों और अप्रवासी राजस्थानियों को एक साथ राजस्थान की जीवंत परंपराओं को रूबरू होने का अवसर मिलेगा। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने उद्घाटन समारोह में कहा कि यह मेला राजस्थान की सांस्कृतिक विविधता, पारंपरिक हस्तशिल्प और लोक नृत्य, संगीत, व्यंजनों का उत्सव है। उन्होंने बताया कि राजसी पोर्टल के माध्यम से स्थानीय कारीगरों को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन, कला, संस्कृति मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में जयपुर में 27 और 28 जुलाई को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय तीज उत्सव की तैयारियों को लेकर सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव, पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियार, नगर निगम हेरिटेज महापौर कुसुम यादव और ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री को पर्यटन विभाग की ओर से संपूर्ण कार्यक्रम की रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण दिया गया और इस दौरान आयोजन में जयपुर की परंपरा के अनुसार ज्यादा से ज्यादा महिलाएं शामिल होने की बात कही है। उन्होंने इस अवसर पर महिलाओं को अधिकतम संख्या में पधारने और सार्वजनिक रूप से निमंत्रण देने की सहभागिता के निर्देश दिए हैं। दिया कुमारी ने बताया कि इस बार तीज माता के पूजन के लिए महिला पंडित भी होगी और इसके साथ ही अलग से महिलाओं की झांकी होगी। वहीं छोटी चौपड़ पर एक दिन 27 जुलाई को बड़ा मंच लगाकर तीज सवारी की आरती पूजा की जाएगी। पौंडिक पार्क में 2 दिवसीय मेला आयोजित किया जा रहा है। जयपुर में बहुत भव्य रूप से मनाया जा रहा है। बहुत वर्षों से ये हम लोग कर रहे हैं, पर इस बार और इसको भव्य बनाने की योजना है और हमने डिपार्टमेंट ने भी इसमें बहुत तैयारी की है और गवर्नर साहब, मुख्यमंत्री जी, स्पीकर साहब सभी को इनवाइट किया है और पब्लिक पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि ये सबको बहुत मान्यता है हमारी तीज माता जी की और जगह जगह पे तीज मनाती है, सभी महिलाएं इससे जुड़ती हैं, पूजा करती हैं। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए, महिलाओं के पार्टिसिपेशन के लिए प्रयास है और 2 दिन का मेला भी है पौंड्रिक पार्क में, जो सिर्फ महिला, जो हमारी उद्यमी हैं, जो महिला हैं जो अपने अपने स्टॉल्स लगाएंगी और हैंडीक्राफ्ट्स के पूरे राजस्थान भर से हम लोग ने प्रयास किया है वहाँ पर उनका स्टॉल लगे और 2 दिन का मेला भी होगा जो पौंड्रिक पार्क में जयपुर में। पहली बार महाआरती का भी आयोजन किया जा रहा है उसमें? जी बिल्कुल, महाआरती का आयोजन छोटी चौपड़ पे किया जा रहा है पहली बार और इसमें हम लोगों ने कुछ एम्बेसडर्स को भी इनवाइट किया है, उनके अलग अलग कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इनवाइट किया है और यहाँ पर सभी हमारे मंत्रीगण जो भी जयपुर में होंगे और मुख्यमंत्री जी, गवर्नर साहब, स्पीकर साहब, सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। हमारे मेयर्स भी हैं, पार्षद भी होंगे और भी जो महिलाएं हैं, जो जयपुर की महिलाएं हैं, चाहे वो फिकी फ्लो से हो या और किसी संस्था से हो, सबको इनवाइट किया गया है कि आप सब भी आएँ और माता जी की आरती भी करें। और इतना बड़ा जो ये प्रोसेशन होता है और इतना बड़ा जो त्यौहार हम मनाते हैं, महिलाओं का त्यौहार मनाते हैं, बहुत ये ऐसा समय है जिसमें बहुत सुंदर समय है, बिल्कुल बारिश का समय है और हर तरीके से लोग इसमें वैसे ही खुशहाली होती है पूरे प्रदेश भर में, तो उसको इसमें पार्टिसिपेट करें। बीकानेर रेंज के नवनियुक्त रेंज आईजी हेमंत कुमार शर्मा ने आज बीकानेर आईजी कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि यह पहले से ही बीकानेर रेंज के इलाकों से परिचित है। यदि कहीं भी इंडो पाक बॉर्डर पर नशे की तस्करी की घटनाएं होती है तो वे सीमा सुरक्षा बल और सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर रणनीति तैयार करेंगे और उसे अमल में लाएंगे। रेंज आईजी हेमंत कुमार शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार के आदेशों की पालना की जाएगी और पहले से चल रही कार्रवाइयों को बिना किसी रुकावट के जारी रखा जाएगा। हमारी प्राथमिकता हार्डकोर अपराधियों को पकड़ने की होगी। इससे पूर्व बीकानेर रेंज आईजी कार्यालय पहुंचने पर उनका पुलिस अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। नवनियुक्त रेंज आईजी हेमंत कुमार शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता के सिंह ने। बीकानेर के नवनियुक्त रेंज आईजी हेमंत कुमार शर्मा ने ज्वाइन करने के बाद एक तरह से यहाँ अधिकारियों से भी चर्चा की। बीकानेर की जहाँ तक बात करें, बीकानेर संभाग की तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो चाहे बॉर्डर को लेकर बात करें
कई तस्करी के मामले कई सामने आए, करोड़ों रुपए की हेरोइन भी बरामद हुई। बात करते हैं सर। तो बीकानेर संभाग मेरा देखा हुआ संभाग है। मैं यहाँ पे संभाग के विभिन्न जिलों में अलग अलग पोजीशंस में नौकरी कर चुका हूँ। बीकानेर के भूभाग से, यहाँ की कल्चर से, यहाँ की समस्याओं से, यहाँ के क्राइम के पैटर्न से, लॉ एंड ऑर्डर के पैटर्न से मैं परिचित हूँ। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि पुलिस की जो रेंज के हमारे जो भी एसपीज और बाकी ऑफिसर्स हैं, वो एक अच्छी टीम के रूप में हम काम करें और उस टीम को एक वेल प्लान्ड एक्शन प्लान के तहत हम टुवर्ड्स, एक तो आपके जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम है, संगठित अपराध है, उसके खिलाफ, दूसरा कानून व्यवस्था का बेहतर संचालन, और इसके अलावा जो नशे की प्रवृत्ति संभाग में देखी गई है उस पर अंकुश लगाने के लिए समन्वित प्रयास करने पर रहेगा। उसके अलावा अगर बात ट्रैफिकिंग की बात करें, ट्रैफिक की बहुत बड़ी आए दिन एक्सीडेंट्स बहुत होते जा रहे हैं, रोजाना हाईवेज सुरक्षित नहीं है, इन सब को देखते हुए कुछ किसी तरह का ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और जो सेफ रोड ट्रेवल है वो बिल्कुल एक पूरे स्टेट की प्रायोरिटी है और हमारी भी प्रायोरिटी है। तो इस पर अधिकारियों से चर्चा करके और बाकी एजेंसीज जैसे NHAI है, PWD है, आपके नगर निगम है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इनको ऑन बोर्ड लेकर एक तो स्ट्रक्चरल सुधार की ओर बात करेंगे, दूसरा एनफोर्समेंट की भी बात हम पुलिस के माध्यम से करेंगे, जिससे हम इन एक्सीडेंट्स को रोकने में और सड़क को एक ज़्यादा बेहतर सुरक्षित सफ़र बनाने में योगदान दे पाए। सब साइबर क्राइम भी बहुत कुछ अपने आप कहानी कहता है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, उसमें भी एक तरह से ज़रूरत है कि उसको देखते हुए, चूँकि आप अभी नया हैं, आपके पुराने अनुभव हैं, उन अनुभवों को यहाँ पे भी कुछ लागू करना चाहेंगे या उनमें एडवांस टेक्नोलॉजी को बढ़ाते। साइबर क्राइम के दो पहलू हैं। एक तो है पब्लिक अवेयरनेस, जिसमें लोगों को इस बात की जानकारी हो कि वो किसी क्राइम का शिकार होने से कैसे बच सकते हैं। दूसरा पार्ट है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई विक्टिम क्राइम का शिकार इस तरह का हो जाता है तो पुलिस का तकनीकी उन्नयन, कैपेसिटी बिल्डिंग और बेहतरीन संसाधनों का उन लोगों की सहायता करने में और क्रिमिनल्स को सलाखों के पीछे पहुंचाने में योगदान। हार्डकोर अपराधियों की एक सूची जारी की गई है, जिसमें में आपके ज़्यादातर बीकानेर संभाग के लोग ज़्यादा हैं, क्या कहेंगे? हार्डकोर अपराधी एक निरंतर सूची जैसी एक निरंतरता रहती है, क्योंकि किसी ने भी कोई जब कभी बड़ा क्राइम किया तो हार्डकोर अपराधी की श्रेणी में आ जाता है। तो राज्य सरकार की पुलिस मुख्यालय की ये प्राथमिकता है कि जितने भी हार्डकोर अपराधी हैं उनको बिल्कुल कानून के जद में लाया जाके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और बीकानेर रेंज में इसमें पूरा 100% योगदान दिया जाएगा। जितने भी चिन्हित हार्डकोर अपराधी हैं या जो भी फेंस सेटर्स हैं या जो उनका लोकल सपोर्ट है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून। तो ये थे बीकानेर के नवनियुक्त रेंज आईजी हेमंत कुमार शर्मा, जिनका सीधे तौर पर कहना है जहां क्राइम, जो साइबर क्राइम है, उसको रोकने का पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा, तमाम तरह के नवाचार करते हुए। उसके अलावा अगर बात करें तो जो नशा है, नशे के पॉकेट्स को भी देखा जाएगा। और के सिंह बारां जिले के शाहबाद कस्बे के समीप स्थित नेशनल हाईवे 27 के शाहबाद घाटी क्षेत्र में वन्यजीव गतिविधियों में इजाफा हो रहा है। जंगल के अनुकूल माहौल के कारण पैंथरों की संख्या बढ़ रही है। हाईवे के किनारे स्थित चट्टानों पर एक पैंथर का जोड़ा दिखाई दिया, जिसकी तस्वीरें वहां से गुजर रहे 4 पहिया वाहन चालकों ने अपने मोबाइल में कैद कर ली। यह शाहबाद घाटी के पहली बार है जब एक साथ 2 पैंथर दिखाई दिए हैं, जो क्षेत्र में बढ़ती हुई वन्यजीव गतिविधियों को दर्शाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह इलाका शाहबाद रिजर्व कंजर्वेशन क्षेत्र के सटा हुआ है, जहां पर पैंथरों की मौजूदगी देखी जा रही है, लेकिन इस बार पैंथर का जोड़ा दिखाई दिया है। वन्यजीवों की बढ़ती संख्या और गतिविधियों का संकेत है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी घटनाओं से क्षेत्र में वन्यजीवों की सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि इंसान और वन्यजीवों के बीच संतुलन बना रहे। बारां जिले के नगर परिषद के वार्ड नंबर 30 मांगरूल दरवाजे के समीप स्थित नयापुरा बस्ती में जलभराव की समस्या ने स्थानीय लोगों को परेशान कर रखा है। बस्ती के खाली प्लाटों और सड़कों पर पानी भरने की चलते बस्तीवासियों को रोजमर्रा के कामों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि पिछले 10 सालों से यहाँ पर स्थिति जस की तस बनी हुई है, लेकिन इस दौरान यहाँ कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है।
बस्ती से ना तो पक्की सड़कें बन रही है और ना ही गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था है। बरसात के समय यहाँ के खाली पड़े प्लाटों में पानी जमा हो जाता है। आसपास के क्षेत्रों में पानी इस बस्ती में आकर जलभराव की स्थिति पैदा कर देता है। जलभराव के कारण 12 महीनों तक पानी भरा रहता है। सड़ गल जाने से इलाके में दुर्गंध फैल जाती है। इस बदहाल स्थिति के चलते बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने के लिए सब्जी के ठेलों में बैठाकर उन्हें ले जाना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या है कि 12 महीने तो पानी भरा रहता है और बरसात जैसे आती है ना तो यहाँ पे और ज़्यादा जल भरा हो जाता है और बच्चों को ना निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। और ज़्यादा करके तो लेडीज़ को और बच्चों को जो मतलब पढ़ने जाती है ना ये उनको ज़्यादा परेशानी आती है। और इनको बच्चों को क्या है कि ना ठेले में रख के बिठा करके और है ना बड़े सावधानी से ले जाना पड़ता है इनको। और छोटे छोटे बच्चे अलग है और लेडीज़ों को बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। कितने टाइम से सर ये पानी भरा हुआ है? कितने टाइम से पानी भरा रहता है यहाँ पर? यहाँ तो 12 महीने ही पानी भरा रहता है। यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल भी निकास नहीं है। नाली भी है ना मतलब बहुत सकड़ी नाली बन रही है और इधर तो बिल्कुल ही कच्ची बस्ती है ये। समय पे साफ सफाई भी नहीं होती है? हाँ, साफ सफाई भी नहीं है, बिल्कुल रेवड़ी है यहाँ पे। जो चाहो जहाँ पे है ना कचरा पटक दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाल ही में हमने कलेक्टर साहब को दिया है। अभी गए थे यहाँ से पूरे मोहल्ले वाले वहाँ पे। हाँ, तो भी उन्होंने आश्वासन देके हमें छोड़ दिया। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। दूसरा यहाँ कीड़े कांटों का जैसा बताया सबने, ये कीड़ों कांटों का बहुत ज़्यादा डर होता है क्योंकि बच्चों को रात में काट लेते हैं, रात में भगना पड़ता है। बरसात में घरों में भी घुस जाता है क्या पानी? बरसात में घरों में घुस जाता है पानी और 12 महीने तो ये रहता ही रहता है और बरसात में ज्यादा हो जाता है तो घरों में घुस जाता है। नालियाँ वगैरह नहीं बन रही यहाँ पर? नालियाँ वालियाँ इधर नहीं है बिल्कुल भी यहाँ से, क्योंकि उधर का जो पानी पूरा आता है वो उधर ही आता है। नालियों को लेकर पहले कभी नगर परिषद में शिकायत दी? बिल्कुल शिकायत दी हमने। ये रोड वैसे पास भी है, काफी टाइम से हमने सुना था कि ये पास है रोड, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, बनाया नहीं है, कुछ नहीं। ऐसी बहुत बड़ी समस्या है, तो निवेदन करेंगे कि कुछ हमारा हो। हरियाली अमावस्या के अवसर पर मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया सीट मंदिर में श्रद्धालुओं के आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। इस खास दिन पर लाखों श्रद्धालु श्री सांवलिया सीट के दर्शन करने पहुंचे। मंदिर प्रशासन ने दर्शनार्थियों के लिए माकूल व्यवस्थाएं की थी ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। श्रद्धालुओं का आमजन लगातार वहां पर मौजूद रहे। वहां पर सुबह तक मंदिर परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त बंदोबस्त किए थे ताकि सुरक्षा की कोई कमी इसमें न रह जाए। साथ ही श्रद्धालुओं की आस्था और जोश ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि श्री सांवलिया सीट मंदिर मेवाड़ का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने आज नगर विधानसभा क्षेत्र को कई सौगातें दी, जहां 17 सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन सड़कों के निर्माण पर करीब 709 लाख रुपए की लागत का अनुमान है। इस परियोजना से नगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों के निवासियों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे दैनिक दिनचर्या और आर्थिक गतिविधियों में भी सुधार होगा। इस अवसर पर मंत्री बेड़म ने कहा कि परियोजना राज्य सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, कृषि उत्पादों के परिवहन में आसानी होगी और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में भी सुधार होगा। यह कदम ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है जो स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा। नोहर नगरपालिका इन दिनों जिले में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। कभी अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर तो कभी कथित फर्जी भूखंड पट्टों के मामले पर नगरपालिका सुर्खियों में है। ताजा मामला नगरपालिका कार्यालय के समक्ष चल रहे 2 धरनों का है। जानकारी के मुताबिक फतेह मोहम्मद उर्फ कीडिया के नगरपालिका पर भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और इसकी जांच की मांग को लेकर आमरण अनशन और धरना शुरू कर दिया है। यह धरना आज भी जारी रहा। धरने में कांग्रेस नेता राजेंद्र चाचाण समेत कांग्रेस के कई पार्षद उनके समर्थक शामिल हुए। वहीं इस आमरण अनशन और धरने के खिलाफ दूसरा धरना गुरुवार सुबह से शुरू हो गया है। इस धरने में बैठे विभिन्न वार्डों के लोगों का आरोप है कि फतेह मोहम्मद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी भूमि को अपने नाम करवा लेते हैं और भोले भाले लोगों को ऐंठने का काम किया जा रहा है। ब्यावर जिले के बर थाना क्षेत्र में देर रात एक नेशनल हाईवे पर रिलायंस चौकी पेट्रोल पंप के पास पुराने टायरों से भरे एक ट्रेलर में अचानक आग लग गई, जिससे ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। सूचना मिलते ही बर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ब्यावर की फायर ब्रिगेड घटना पर पहुंची। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड ने वहां आग पर काबू पाया, लेकिन सुबह करीब 5 बजे टायरों में दोबारा आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए ब्यावर और जीतारण की फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया। घटना तकरीबन 3 बजे की है। हादसे के बाद चालक गंभीर रूप से झुलस गया। उसे इलाज के लिए ब्यावर के अमृतपुर अस्पताल में पहुंचाया गया है।
सिरोही के आबू रोड में फर्जी ट्राइबल कैटेगरी प्रमाण पत्रों को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। टीएसपी संघर्ष समिति और गरासिया समाज विकास सेवा समिति के तत्वाधान में एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। इस प्रदर्शन में आक्रोशित नागरिकों ने उपखंड कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगे रखी। प्रदर्शनकारियों ने फर्जी दिव्यांग और विशेष मूल निवास प्रमाण पत्रों की जाँच करने और उन पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही टीएसपी क्षेत्र में लाभ उठाने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिन्होंने यह भी कहा कि अब तक बने प्रमाण पत्रों को सार्वजनिक किया जाए और प्रमाण पत्र बनाने वालों पर सख्ती से कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।